जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग अपवाद तंत्र के आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग अपवाद तंत्र की 2 क्लास कर चुके हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है अपवाद तंत्र की। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, किन किन ज़िलों से होकर बहती है, किस जगह मतलब किस ज़िले में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, किस राज्य में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, गंगा कब पहाड़ी क्षेत्र से आकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। सारा कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण रोल है। जब भी हम गंगा नदी की बात करते हैं तो पावन माँ गंगे के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। पावन गंगा बोल दे, कोई लोग पावन गंगा बोलता है, कोई लोग पवित्र गंगा बोलता है। मतलब गंगा नदी को बहुत बहुत नामों से पुकारा जाता है। गंगा देवी को मतलब पूजा भी करते हैं। पुराणों से भी इसको जोड़ के हम लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। मतलब गंगा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे इतिहास की बात करें या हमारे मान लीजिए धार्मिक ग्रंथों की बात करें, या हम क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। चाहे इसका पॉलिटिकल, चाहे मतलब पॉलिटिकल तो नहीं, इकोनॉमिकली, जैसे मान लीजिए आर्थिक क्षेत्र में इसका देखें, एग्रीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका हम अगर मान लीजिए देखेंगे, इसके इस गंगा नदी के आसपास जो शहर बसे उनका कैसे विकास हुआ है। गंगा नदी के अंतर्गत हमने कैसे कई प्रकार के जो है पर्यटन स्थल भी विकसित हुए हैं। इन सारी चीज़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब गंगा नदी प्रदूषित हुई है, इसको प्रभाव पड़ा, उससे किन किन समस्याओं का हमको सामना करना पड़ा है, ये सारे मुद्दे भी हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं और जानते भी चले आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं 2015 में, जब हमारी जो गवर्नमेंट जब इस करंट में है, आप जानते ही होंगे, उन्होंने कितने सारे योजनाएं चलाई। गंगा का मिशन चलाया। उन्होंने कई करोड़ों रुपया इस गंगा की सफाई के लिए खर्च किए। क्यों खर्च किए, क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वो पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमको सारी चीज़ें नॉलेज तो होनी चाहिए। गंगा नदी को आज के करंट में क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, आज गंगा नदी में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग का तो मतलब करंट का मुद्दा हो जाता है। मतलब हम लोग को पहले स्टार्टिंग का इसका जानना चाहिए, गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक मोटा आपको बता दिया हूँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं, और आपको जो ये बोर्ड में दिख रहा होगा, आपको ये सारी चीज़ें अपवाद तंत्र के अंतर गंगा उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो ये भी आप देख रहे होंगे। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। मैं बताता जाऊँगा कैसे, कहाँ से पढ़ाऊँगा, स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको होली, तो जैसे कि समाप्ति की ओर है, कहीं कहीं पर होली पर्व चल रहा है। जैसे अभी हम जो है कानपुर गए थे, तो वहाँ पे गंगा मेला तक होली बहुत धूम धड़ाके से मनाई जाती है, और 1 हफ्ते तक होली का त्यौहार चलता है। मुझे पता नहीं था, तब मुझे पता चला, मेरे एक दोस्त ने बताया और मेरे पिताजी ने बताया कि नहीं, होली का 1 हफ्ते तक त्यौहार चलता है। मुझे पता नहीं था। किसी काम से मैं गया था कानपुर, तो वहाँ पे मुझे लगा कि होली आज भी यहाँ पे, लेकिन हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे 2 ही दिन होली हुई, जैसे प्रयागराज में 2 दिन हुई, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बड़ा अच्छा लगा। होली का पर्व सब लोगों ने खुशियों के साथ मनाया, एक दूसरे के साथ हम लोग घर गए। हम लोग खुशी, जो भी हमारे मान लीजिए कुछ छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं आपस में, उनको भुला के हम लोग गले मिले, और जो है मतलब एक भाईचारे का संदेश, एक प्यार का संदेश हम लोग एक दूसरे के पास जाके दिए। हमने इससे पॉजिटिविटी ली, नेगेटिविटी ली, डिपेंड करता है हमारे पर, लेकिन हमेशा क्या, हर त्यौहार हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें संकेत देता है। जैसे कहते हैं कि होली का त्यौहार है, इसके पीछे एक जो पौराणिक कथा है, उसमें क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत हमको मिलता है। हिरण्यकश्यप, होलिका दहन कैसे हुआ, होलिका दहन क्यों मनाते हैं, क्योंकि बुआ थी, तो वो सारी ध्रुव उनको लेके बैठ गई, तो जो है वो जल के भस्म हो गई, और जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे विष्णु भगवान की कृपा से। तो ये सारी चीज़ें पौराणिक कथा से हम लोग जोड़ते हैं। क्यों अमावस्या के दिन क्यों क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता है कि फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, चाहे भी आप देख रहे हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में बड़े धूम से मनाया जाता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसी भी त्यौहार का कोई जाति धर्म नहीं होता है। त्यौहार आता है, चाहे ईद हो, चाहे हमारा होली हो, दीपावली हो, उनका बकरीद हो, कोई भी त्यौहार है, मुहर्रम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारा देश ही संकेत करता है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। हर जगह
आपको खान पान हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा देश अनेकता में एकता का संदेश देता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है फिर भी हमारा देश कह सके हम एक हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमको देखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं हम जो हिंदुओं का त्यौहार मुस्लिम नहीं मना सकते, सिख नहीं मना सकते, ईसाई नहीं मना सकते, कतई नहीं। त्यौहार हमेशा क्या करते हैं, इसलिए त्यौहार मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनमें से बुराई का खत्म हुआ, बुराई का खात्मा हुआ और अच्छाई की जीत हुई, कोई नया परिवर्तन आया है। इस खुशी में हम त्यौहार मनाते हैं ताकि हम उस खुशी को याद कर सकें, वो चीज़ याद कर सकें जो हम लोग कर चुके हैं, जो हम लोग अब दोबारा नहीं करना चाहिए, उसको दोबारा याद करने के लिए। कि होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि कभी भी बुराई का साथ मत दो, अदरवाइज़ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके उस चीज़ को और नेगेटिविटी और नकारात्मकता को बढ़ाना चाहिए। तो मैं दोस्तों इसलिए सारी चीज़ बताता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों पढ़ाई तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने जैसे बताया, तो मैं जैसे कि बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी बताता जाता हूँ जिनका अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक बार की मैं बात बताता हूँ। एक बार की बात क्या है, एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसके स्टीफन नाम के जो अध्यक्ष थे, उसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा आजकल विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़े लिखे बहुत निकलते हैं, काबिल निकलते हैं लेकिन पढ़े लिखे जाहिल निकलते हैं। ऐसे शब्द उनके इंग्लिश में थे लेकिन ये हिंदी का ट्रांसलेट शब्द है कि काबिल तो बच्चे निकलते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, क्योंकि उनके पास जो आधार होना चाहिए, नैतिकता का आधार होना चाहिए, नैतिकता उनको आजकल नहीं दी जाती है, क्योंकि जो उनको आजकल बहुत ज़रूरत है। आजकल एक बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, उसके पास नैतिकता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे बात कर मतलब उनसे हाथ जोड़ना है, या मतलब मान लीजिए कोई अपने से बड़े हैं, कोई मान लिया बुजुर्ग हैं, तो उनको कैसे उनके साथ ट्रीट करना है वो उनको पता नहीं। पढ़े लिखे बहुत हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का क्या ही महत्व है जब आप उस ज्ञान का सही उपयोग ही नहीं कर पाएँ। आप पढ़े लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास नैतिकता भी होनी चाहिए, मोरलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि आप जाते ही आप उनके पास अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने कि हम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बहुत बड़ी डिग्री लेके आए हैं। नहीं, आपकी नैतिकता वहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करेगी। जब भी आप जाएंगे शिष्टाचार से उससे नमस्ते करेंगे, कैसे जैसा भी आप करते हों, तो वो चीज़ डिसाइड करती है कि आप सभ्य हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ स्टीफन ने बताई। स्टीफन सर जो हैं क्या कहते हैं अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि पढ़ना तो है लेकिन नैतिकता भी अपने अंदर होनी चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि पढ़ाऊँगा तो मैं है ही, क्योंकि मैंने आते ही सारा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बीच बीच में हम ये मोटिवेशन के सेशन, मोटिवेशन की चीज़ें, या मान लीजिए मोटिवेशन के साथ कुछ नैतिकता की चीज़ें, कुछ ज्ञान की चीज़ें और भी जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई कढ़ाई दोनों हम जानेंगे। ठीक है ना, पढ़ाई कढ़ाई हम दोनों जानेंगे। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैं दोस्तों बता दूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग सोर्सेस की कमी की वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और तकरीबन हम लोग थोड़ा सा लेट कर देते हैं। अभी मैं जो है अभी 2 दिन पहले ही मैं आया घर से, तो थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है। अभी 1 हफ्ते से आपको वीडियो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं होली में आपको 1 वीडियो दिया था। इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिया था, कुछ एक्टिविटी की थी जो मैंने बताया था कि वो वीडियो था कि एक ऐसे बुजुर्ग इंसान थे जो पढ़ने की इच्छा रखते थे। मैंने कहा नहीं, उनके साथ कुछ एक्टिविटी की जाए, उनको बताया जाए क्या है, लोगों को संदेश दिया जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एक उम्र बीतने के बाद भी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई एक एज नहीं होती, वो उस चीज़ का संकेत दिए हैं आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को जो ये निराशा में हैं, जो ये आस छोड़ चुके हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम पढ़ने की हमारी उम्र गई। ये शब्द गलत हैं। तो वो इसीलिए मैंने आपको जो वीडियो दिया था उस बीच, क्योंकि मेरे पास जो भी था मैंने उस हिसाब से आपको दिया। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि मैं क्लास ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि एसी तो रहती है, तो मान लीजिए थोड़ा सा उसमें से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, एसी चल रही है, लेकिन पंखा जब चलता है, फ़ैन, या मान लीजिए कोई छोटा फ़ैन हो जिससे आवाज़ ना आए, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ आने से क्या होती है ना, आवाज़ में ससराहट आ जाती है और आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग जो पंखा बंद कर दिए हैं। मैंने पंखा बंद कर दिया है और पसीना आ रहा है। चलिए देखते हैं, अच्छा पसीना है तो कोई ख़राब तो होता नहीं है। अब क्योंकि मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ तो वहाँ पर जो है चीज़ें बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहती हैं, थोड़ा सा गर्मी का माहौल रहता ही है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी मिड जून तक, तो अब समझ ही रहे हैं कि 21 जनवरी को जब सूर्य आ जाता है कर्क रेखा पे, तो वहाँ की तो बात ही बता देते हैं कि कितना गर्म का माहौल रहता है। क्योंकि हम उत्तर भारत में रहते हैं तो
जाहिर सी बात है गर्मी रहेगी ही। तो खैर छोड़ो, ये तो होता रहता है, ज़िंदगी है, कभी गर्मी है कभी ठंडी है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा डेडिकेट रहना चाहिए। और कर्तव्य करने से ये नहीं घबराना चाहिए कि नहीं, हम पंखा नहीं चल रहा तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम दूसरों को पढ़ाएंगे नहीं। एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दो, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दो। सफलता रूपी जो मुकाम आपका इंतज़ार कर रहा है वो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं सुनता है बच्चों, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं सुनता है उसको। तो आपको वहाँ पहुँचना है तो पहुँचो, एक्सक्यूज़ेज़ मत दो उसको। उन एक्सक्यूज़ेज़ को ओवरकम करो, उन एक्सक्यूज़ेज़ पर जीत हासिल करो, उनको नीचे दबा दो, उनके ऊपर चढ़ के जाओ, रमते हुए ऊपर जाओ, लेकिन एक्सक्यूज़ेज़ मत दो। सफलता बोलता है, ऊपर खड़ा होकर ये बोलता है मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि आप खड़े होकर बोल रहे हैं नहीं सर ऐसी सी बात है मैं आ नहीं सकता आपके पास। मत आओ भैया, करोड़ों लोग लाखों लोग खड़े हैं भीड़ में, जिसको मेरे पास आना है एक्सक्यूज़ ना दो, उन एक्सक्यूज़ को दबा दो, उनको नीचे ढा दो, लेकिन मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। पढ़ो, खूब पढ़ो मन लगा के, लेकिन एक्सक्यूज़ ना दो। हम नदी के बारे में पढ़ते हैं तो नदी हमें क्या बताती है कि रास्ता बगल से बनाओ, जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। अब ये गंगा नदी, चलिए पहले गंगा नदी की बात। गंगा नदी हमारी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कितना लंबा रास्ता तय करके जाती है, 2525 किलोमीटर तो भारत में तय करती है। इसके बाद जब बांग्लादेश में जाती है तब वहाँ पे भी एक लंबा रास्ता तय करती है। इतने किलोमीटर की रेंज में जाते हुए कई सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उनसे घबराती नहीं कि नहीं, जहाँ इसको पहुँचना है वो पहुँचती है। लगातार इसका जल प्रवाहित होता रहता है, लगातार जल यहाँ उसका वहाँ तक जल पहुँचता रहता है। बाढ़ आए चाहे सूखा पड़े, ये अपने रास्ते से नहीं डगमगाती है। अपने रास्ते में अपने जो इसको ऑब्जेक्ट मिला है, जो इसका डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब जो इसका इरादा है, अपने इरादे के प्रति हमेशा ये क्या है, डेडिकेट है, समर्पित है अपने आप को। तो मैं एक आपको बात बताऊंगा दोस्तों, असफलता के 4 कारण मुख्यतः होते हैं। वैसे तो मैं 20 कारण आपको बताऊंगा कि असफल हम लोग क्यों हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कारण होते हैं जो असफल लोग हो जाते हैं, जो असफलता का सामना करते हैं, सफलता को नहीं पा पाते हैं। उनका होता है अपने एम के प्रति इरादा, जो उनका ऑब्जेक्ट है, जो उनका एम है, लक्ष्य के प्रति इरादा में कमी होना। मतलब उनका जो डिज़ायर है, जो उनकी, जैसे मान लीजिए हम लोग, आज मैं चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी करके आईएएस बनूंगा, कल मेरा बगल में एसएससी का एग्ज़ाम है, अच्छा यार एसएससी यूपीएससी छोड़ देते हैं यार, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, नहीं हो पाएगा यार, एसएससी पकड़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी दूर गए, रेलवे मिला, बोला कि यार तुम क्या करो कि अभी इसको बगल में रखो, एसएससी में बड़ा कंपटीशन है, 2 एग्ज़ाम प्री मेंस निकालना पड़ेगा, अभी क्या करो कि मेरे पास आ जाओ और जो है मैं तुमको एक ही बार में निकाल दूंगा। अरे अच्छा ठीक है यार, इसको कर लेते हैं फिर उसको देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं फिर वो जो उस एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए अब रेलवे में आ गए, हाँ भैया अब ठीक है, क्योंकि भाई आपने किस लिए पढ़ाई आपने स्टार्ट तो करी थी यूपीएससी की, 1.5 साल आपने यूपीएससी दे दिया, लेकिन बाद में आपका एम, आप डेडिकेट, जो अपने एम के पे डेडिकेट थे, वो आप डेडिकेशन में कमी आ गई, समर्पण में कमी आ गई। और समर्पण में कमी कैसे आ गई, अगल बगल कुछ लोग होते हैं, सुन रहे भैया, मैं सोच रहा था कि आप रेलवे में चले जाओ, ऐसे बोलते हैं। वो डायरेक्शन देने वाले, रास्ते में जो डायरेक्शन देने वाले मिलते हैं, दिशाओं को भड़काने वाले लोग मिल जाए, उनमें कमी। अपने एम के प्रति क्या होता है, हमको क्या रहना चाहिए, हमारे डिजायर है, इरादा है, पक्का होना चाहिए। जैसे पक्का डिजायर हमारे कमी आई, डिजायर में हमारे एम के प्रति जो डिजायर है, इरादे में कमी आई, और हमारे डेडिकेशन जो समर्पण है उसमें जो कमी आई, तो क्या हो जाता है, अगल बगल के लोग मिल गए, वो हमको डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन दे दिए, और हम अपने जो डिसिप्लिन होता है, हमारा अनुशासन होता है, और अनुशासित से अनुशासनहीन हो गए, असफल हो गए। ये 4 कारण होते हैं, इरादा में कमी, समर्पित, अपने एम के प्रति डेडिकेशन नहीं होना, ठीक है, और इसके क्या होता है, तीसरा डायरेक्शन नहीं, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाना, और चौथा होता है डिसिप्लिन में कमी। अब 4 कारण यही है जो असफल लोगों को बना देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको लोग बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, आप किसी की बात मत सुनो, बस अपनी बात सुनो। जैसा कि नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ आएंगी इसके पास, घाघरा आएगी, गोमती आएगी, चंबल, सिंध, बेतवा, सारी नदियाँ आती है, यमुना सबसे बड़ी नदी आती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो है तुम इलाहाबाद से यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ। ये बोलती है गंगा नदी, क्या बोलती हैं यमुना नदी से, तुमको आना है तो आओ, मैं तो भाई अपने रास्ते में चल रही हूँ, आना है तो आओ। तो गंगा नदी क्या बोलती हैं, यार चलिए ठीक है हम मिल जाते हैं यहीं पे। तो गंगा नदी मिल के अपना अस्तित्व ख़त्म कर दी यमुना, हमारे यही प्रयागराज संगम में, ठीक है। आप इसको गहराई से मतलब ये मत लीजिएगा कि नहीं मैं ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं एक बताने का तरीका है कि गंगा, वैसे सारी नदियों का अपना एक इम्पॉर्टेंस रोल है। सब नदियाँ जिस क्षेत्र से गुजरती हैं
वहाँ पर अपना एक इम्पॉर्टेंस, एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नदियों का महत्वपूर्ण रोल नहीं है, सारी नदियों का इंपॉर्टेंस रोल है, लेकिन मैं उन नदियों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। गंगा नदी में पढ़ा रहा हूँ तो गंगा नदी मेजर, गंगा नदी, मुख्य गंगा नदी, क्यों गंगा उसकी सहायक नदियाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गंगा नदी जब निकली तो उन्होंने क्या किया कि कह दिया कि नहीं, मैं तो भाई अपने एम के, जहाँ मुझे पहुँचना है, बंगाल की खाड़ी तक मुझे जाना है, चाहे मुझसे कितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ आके मुझे लालच दें कि नहीं मैं नेपाल से आई हूँ या मैं बंदरपुर से निकल के आई हूँ, कृपया यहीं पे रुक जाओ, नहीं, वो वहीं पर चली जाती हैं सीधा। भड़काने वाले रास्ते में इतनी सारी नदियाँ मिलेंगी, अलकनंदा में अलकनंदा नदी मिलेगी, देवप्रयाग में, बोलेगी यहीं पे रुक जाओ, नहीं, भागीरथी नदी रहती है, अपना अस्तित्व समाप्त करके आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? नदी आपको सिखाती है। मैंने बताया ना, जियोग्राफी आपको वो चीज़ें सिखाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जियोग्राफी आपको आपके एम के प्रति हमेशा अडिग रहना सिखाएगी। सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन उस चीज़ को कैसे तरीके से सीखना, उस सब्जेक्ट के द्वारा भी आप सीख सकते हैं। जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं उससे भी आप देखेंगे, उसको गहराई से देखेंगे तो हर चीज़ आपको सिखाता है। मैंने कहा ना कि हम लोग हज़ारों बार चींटियों को चढ़ना देखे, कभी उसके बाद हम सोचे नहीं कि इतने छोटी चींटी होती है, अपने से 10 गुना वजन भार लेके चढ़ जाती है। उससे सीखो आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि नदी तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको सीखो भी कि नदी हमें सिखाती क्या है। हमेशा अडिग रहना, निरंतर बहते रहना। अपने रास्ते पर कोई बाधा आए उसको बगल में करो और आगे रास्ता बना लो। अगर वो नहीं हट रहा तो बगल से रास्ता बना के आगे निकल जाओ, लेकिन उससे उलझो नहीं। उलझोगे तुम्हारा समय व्यस्त होगा। उस समय में अगर आप व्यस्त कर दे, समय दोबारा नहीं मिलेंगे। समय एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। समय से आप बोल दीजिएगा ये रुक जा, 2 घंटे रुक जा यार, अभी मैं आता हूँ ना, समय वही टिक 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 12 1 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिस्टम जो चल रहा है ना क्लॉकवाइज, ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। सर पटक दो, नहीं रुकेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर दिन हुई है तो दिन हुआ है तो रात भी ज़रूर होगा, रात भी ज़रूर होगी। तो याद रखिएगा, अगर सवेरा हुआ तो शाम भी ज़रूर होगी। ये है, कभी आप ये नहीं कर सकते एक चीज़ एक जगह स्थिर रहे। वो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। ऐसे भी आपको परिवर्तनशील रहना, लगातार चलते रहना, बढ़ते रहना। आप अपने एम के प्रति हमेशा ऐसे रहना जैसे कि अर्जुन से कहा गया था कि तुमको क्या दिखाई दे, सिर्फ मछली की आँख। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं इतना इतना समझाते तकरीबन 8-10 मिनट से आपको बता रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मैंने तो गंगा नदी के बारे में ओवरऑल सारा कुछ बता ही दिया है। खैर चलते हैं, बात करते हैं चीज़ों के बारे में कि गंगा नदी के बारे में जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में आता है कि गंगा नदी पावन नदी है और पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी गई है। पुराणों में इसका बहुत बड़ा रोल है। भागीरथी नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि भागीरथी इसको पृथ्वी लोक पर लेके आए थे, क्योंकि उनके बहुत जो उनके पुत्र थे। मतलब थोड़ा सा मुझे पौराणिक चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा चीज़ें भूल रहा हूँ क्योंकि मैं गलत नॉलेज तो दे नहीं सकता, ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने चीज़ें बताई थी कि नहीं ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो वो लोग लेके आए थे अपने क्या कह सकते एंसेस्टर्स जो होते हैं ना, ये पुरोहितों, मतलब पूर्वजों की जो राख थी उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे। तो ये एक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। लेकिन आज की मान्यता क्या है कि आज जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है कि हिमालय पर गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। हिमनद जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी ज़िले में है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी ज़िले पे है। सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हो गया था। इसके पहले यूपी का ही भाग था। तो 2900 मीटर की ऊंचाई पर ये गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि हिमालय श्रृंखला पर, ठीक है। तो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। जब ये निकलती है तो इसका नाम भागीरथी रहता है। याद रखिएगा, जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम भागीरथी नदी होता है। फिर ये देवप्रयाग के स्थान पे 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब देवप्रयाग पहुँचती है नदी, देवप्रयाग नाम जिसे यहाँ पे हम लोग प्रयाग बोलते हैं, संगम, तो वहाँ पे देवप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, मैं सारे कर्णप्रयाग हैं, मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो देवप्रयाग में पहुँचती है, अलकनंदा नदी इससे मिल जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती हैं तो देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे स्थान क्या कहलाएगा, देवप्रयाग कहलाएगा। इसके बाद भागीरथी नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब भागीरथी नदी का नाम बदल जाता है, हो जाता है गंगा नदी। क्या हो जाता है बच्चे, गंगा नदी हो जाता है नदी।
ठीक है, गंगा नदी नाम इसका हो जाए। कहाँ पर आता है ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है सबको पता होगा कि देवप्रयाग कहाँ पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और कहाँ से भागीरथी नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता है और गंगा नदी बन जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में चाहे बात करूँ, चाहे यूपीएससी की बात करूँ, चाहे यूपीएससी ईएफओ एएफओ की जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट या कथन निष्कर्ष के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे भी आप स्टेटमेंट के रूप में देखें तो वो चीज़ें ऐसे रहती हैं। क्योंकि आपको जब थोड़ी चीज़ें पता होंगी, मतलब सारी चीज़ें पता होंगी, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं, इनके संगम से कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जैसे ही नदी आगे बढ़ के आती है, दूसरे नंबर पे इसमें कौन सी नदी मिलती है कि दो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्थान को लिया है जहाँ पर मुख्य इसकी सहायक नदियाँ गंगा पर कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कन्नौज में गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी मिलती है आके, तो रामगंगा मिलती है आके। मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि कई बार होता है कि दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं। जब भी मैं बात करूंगा अलकनंदा का नाम सुनते ही आपको आएगा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, जहाँ से इसका भागीरथी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर बात करूँगा तो ये क्या है, गंगा नदी। क्या है यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, इलाहाबाद में आते ही, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ठीक है, जैसे प्रयागराज में आती है यमुना नदी इसमें मिल जाती है। तो मुख्यतः आपको देवप्रयाग और इलाहाबाद 2 शब्द तो नाम में दिमाग में रहते ही हैं, तो मैंने इनको ट्रिक में नहीं जोड़ा है, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रिक का प्रयोग नहीं करना जरूरी, क्योंकि इलाहाबाद संगम सबको पता रहता है, चाहे यूपी में कोई हो, चाहे यूपी के बाहर अदर स्टेट का भी कोई देख रहा होगा तो उसको भी पता होगा कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और इलाहाबाद में संगम का मिश्रण क्या क्या है, गंगा और यमुना, 2 नदियाँ मिलकर सरस्वती जिसको बोलते हैं, तो वो तीसरी नदी नहीं है। ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहेगा बच्चों कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। जब मैं बचपन में था, बचपन तो मेरा बीत गया तो था ही, तो उस समय एक चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे जब मेरे पिताजी मतलब सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा आए थे गंगा नदी में, थोड़ा सा जब मेरे चाचा की डेथ हुई थी तो वहाँ पे जो है उनको लेके यहाँ पे आया गया था श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब उनकी विसर्जित करने के लिए, उनकी जो राख होती है तो बड़ा पुण्य का काम होता है, तो वहाँ पे आए थे। तो क्योंकि वहीं पे सबसे संगम में विसर्जित की जाती है, तो उस समय उन्होंने बोला था, क्योंकि उस समय मैंने सबसे पहली बार सुना था, देखो वही बात बताऊंगा जो मैंने सबसे पहली बार सुना था। तो उन्होंने कहा था कि गंगा यमुना सरस्वती, एक मिनट सॉरी, तो वहाँ पे कहा था कि उन्होंने कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं, और फिर बाद में पता चला गंगा यमुना मिल के सरस्वती बन जाती हैं। हम मानते चले आए सब कि होगा ऐसा, आए तो थे नहीं उस समय, 7 8 की 9 8 की बात है, सब मानते चले आए कि हाँ गंगा यमुना फिर सरस्वती मिलती हैं। फिर जब धीरे धीरे चीज़ें 10 11 में भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं थी, क्योंकि साइंस साइड से हम लोग पढ़े हुए थे तो हमको क्लियर नहीं थी, तब तक भी चीज़ें यही थी, क्योंकि इस तरफ कोई हमारा रुझान नहीं था। आजकल तो 10th 12th हुआ नहीं तो यूपीएससी ऐसा कीड़ा है, जैसे मैंने कहा नहीं था पीडीएफ सबका है, पीडीएफ पढ़े ना कोई, तो यूपीएससी सबका है, यूपीएससी करे ना कोई, बहुत जल्दी नहीं कोई करता है, डर जाते हैं बाद में जब पता चलता है गहराई से, तो कुछ तो लोग हार मान लेते हैं बीच से, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, जो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार हम 10 लाख की भीड़ चलती है, लास्ट में सिर्फ 1800 लोग बचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या रेशियो है, 0.00। तो वो चीज़ है। तो वैसे ही था, तो अब तो लड़कों को पता चल जाता है, यूपीएससी का नाम सुनते हैं थोड़ी चीज़ें लोग पढ़ने लगते हैं, तो अब तो 10th 12th से वो फाउंडेशन कोर्स ऐसे करके सारा चीज़, तो ऐसा था नहीं उस समय, तो हमको पता ही नहीं था कि गंगा नदी, बस पता था यमुना नदी पता था, बस मैंने कहा इलाहाबाद में मिल गए, सरस्वती बन गया। वो तो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले जब चीज़ों को और गहराई से पढ़ा गया, जाना गया और चीज़ों को अच्छी तरह जाना गया, तब पता चला कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो आप इस बात को जो देख रहे हैं, गंगा नदी आती है और यमुना नदी आती है। देखिए सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है। गंगा नदी
गंगोत्री से निकलती है, जिसे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जिसे गंगोत्री बोलते हैं, उत्तरकाशी में है। और यमुना नदी बंदरपुज ग्लेशियर से निकलती है, जिसे यमुनोत्री बोलती हैं। दोनों नदियाँ आती हैं और दोनों नदियों में मतलब सबसे बड़ी नदी जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा मुख्य नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो इलाहाबाद संगम में आके मिल जाती है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। मतलब उसका अस्तित्व, यमुना नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रयागराज के बाद से यमुना नदी नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहीं पे आके मिल जाती है और अपने अस्तित्व को समाप्त करके यमुना नदी मुख्य रूप से बहने लगती है, गंगा नदी मुख्य रूप से बहने लगती है। अब जब गंगा नदी वहाँ से निकलती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरियाणा के पास से, हरियाणा के पास से यमुना नदी क्या करती है, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। तो ये जैसे प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में, ये गंगा के समानांतर बहती है। मतलब ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गंगा नदी हो गई, यहाँ से गंगा नदी निकली और यहाँ से निकलते समानांतर बहते हुए यहाँ पे मिल जाती है। ये गंगा हो गई और ये यमुना हो गई। मैं ये बताऊंगा कि यमुना की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, हमारा प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती हुई चली जाती है और इसमें फिर आगे वाराणसी होते हुए गाजीपुर में जैसे जाती है, तो गाजीपुर में यहाँ पे गोमती नदी मिल जाती है। इलाहाबाद में यमुना, भी छपरा पहुँचती, छपरा में घाघरा नदी, फिर इसके बाद पटना में सोन नदी, फिर हाजीपुर में गंडक नदी, भागलपुर में कोसी नदी, कोसनेवाई नदी, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी, फिर मालदा में महानंदा नदी मिल जाती है। इस प्रकार जाके फिर यहाँ पे जब पहुँचते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं ये लोग, जब ये नदी कहाँ पहुँचती है, पश्चिम बंगाल पहुँचती है। वहाँ पे फरक्का बैराज है, एक बांध है फरक्का। जब फरक्का बांध पहुँच जाती है नदी, यहाँ पे फरक्का बांध है, ये फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज जब पहुँच जाती नदी, तो ये नदी क्या कर देती है बच्चे, यही यमुना नदी, क्योंकि फरक्का कहाँ पड़ता है बच्चे, जैसे मैं मैप बनाऊंगा ही बताऊंगा, जस्ट बॉर्डर में है। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सबसे ज़्यादा शेयर कौन करता है, बांग्लादेश शेयर करता है ना सबसे ज़्यादा। तो ऐसे करके दो नदी दो भागों में बढ़ गई। ये हुगली नदी कहलाएगी, हुगली नदी। इसी के सहायक नदी हो जाती दामोदर नदी। चीज़ें को थोड़ा समझिएगा बच्चों, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगा, फिर आपको चीज़ समझाऊँगा। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जानी हैं, काफ़ी रोचक तथ्यों के बारे में जाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो चीज़ें समझिएगा कि ये हुगली नदी हो गई। यहाँ पे दामोदर नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है, दामोदर नदी। और ये ऐसे करके ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा नदी, ठीक है। और पद्मा नदी के पास जब यहाँ पे पद्मा नदी को जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा, मान लीजिए यहाँ तक, कुछ लोग तो स्किप पर निकल जाते हैं, कुछ बहुत स्पीड में देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो जमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा एक नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मुझे देखना है कि आप लोग डेडिकेटेड हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं चीज़ें कि बस हवा में चल रही हैं। फिर जब ये दोनों नदी मिल जाती है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पद्मा हो गए, यहाँ पे जो है दोनों नदी मिल के ऐसे करके बहती हैं, तो ये मेघना हो जाती है। क्या हो जाती है? मेघना नदी। एक मिनट, ये यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बता दूंगा। पहले मैं चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ाऊँ ना, अभी मैं आपको इसको फिर दोबारा बता दूंगा चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं यहीं से बता दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, दोबारा बताऊंगा फिर मज़ा आएगा। मतलब अभी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ने दो तब सही लगता है, यहाँ तक चीज़ें सीक्वेंस से। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से कैसे क्या होता है। थोड़ा सा एक ट्रिक है, फनी ट्रिक भी बोल सकते हैं आप दोस्तों। ट्रिक मैं इसलिए बीच बीच में लाता हूँ, बाकी आपको जो अगर लगे कि हम अपने से ये ट्रिक बना सकते हैं तो आप बनाइएगा। मैं तो विश्वास करता हूँ कि आप, पढ़ने का तरीका ये होता है खुद से पढ़ो, ट्रिक का कोई काम नहीं होता है। कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है हमको याद भी आ जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें याद करना इम्पॉसिबल है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ याद करवाता हूँ, बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं, एग्ज़ाम में आगे भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों मैं ये रहता है कि, लेकिन ट्रिक इसलिए बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी को अच्छी लगती है ट्रिक, वो ट्रिक्स जल्दी याद कर लेता है, आगे भी और चीज़ याद कर ली हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कैसे याद किया, 3-4 बार यहाँ पर आया, लिख के पढ़ा, खुद पढ़ा। अभी आप लोगों को बच्चों एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार फिर से जैसे मैं बताता हूँ कैसे क्या है। आई गंगा नदी निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, आगे आगे भागीरथी थी, अलकनंदा नदी से मिल गई देवप्रयाग में। दूसरा कन्नौज में रामगंगा नदी से मिली। तीसरा इलाहाबाद में यमुना नदी। चौथा गाजीपुर में गोमती नदी। इसके बाद आगे आके छपरा में पहुंची तो घाघरा नदी मिली। इसके बाद बिहार में सोन नदी। फिर इसके बाद भागलपुर में आके कोसी नदी मिली। इसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी, फिर भागलपुर में कोसी नदी, फिर मालदा में महानंदा नदी। ऐसे करके चीज़ें 4-5 बार आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे भी अगर फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि चीज़ें आप दिमाग में नहीं रहती हैं, ट्रिक्स जल्दी आ जाती हैं। थोड़ा फनी ट्रिक है, आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा। मतलब रहता है कि चीज़ें समझाने का तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं, बच्चों को समझ में आने चाहिए। फिर चाहे थोड़ा सा हम फनी, अब टीचर है तो ये तो है नहीं मैं सीरियस रहता हूँ, मैं थोड़ा मजाक नहीं कर सकता बच्चों से। तो जहाँ तक एक सीमा है, उस सीमा तक मजाक मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक सीमा होती। कहीं मैं भी उसके पीछे बैठ के पढ़ा हूँ और जाना हूँ चीज़ों को। कोई अपने आप से पढ़ता नहीं है, कोई अपने आप से पढ़ता है, दूसरों से पढ़ता है, सीखता है, फिर अपने आप सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो आगे करके पढ़ाता है बच्चों को। तो आज मैं यहाँ हूँ, कल आप वहाँ पे हो, मेरी जगह में होंगे, ये तो चलता रहेगा। तो चीज़ें आप लाइटली लीजिएगा, ठीक है ना। तो राम नाम का एक लड़का था जो कन्नौज में रहता था। कन्नौज यूपी का एक ज़िला है, जहाँ का इत्र सबसे फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ जो यूपी। अभी तो मैं बताऊँ आपको, आज सिलेबस इसका जारी हुआ यूपी पीएससी का। इसकी 173 वैकेंसी हैं। कितनी है? 173। मैं लाइब्रेरी एक दिन गया तो मेरा दोस्त बोला कि यार नहीं, एक दिन मैं थोड़ा सा बाहर से आ रहा था, एक दोस्त रास्ते में मिला कि भैया यूपी पीएससी की जो है 1173 वैकेंसी आई हैं। कितनी आई हैं? 1173 वैकेंसी आई। कितनी? तो क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा था उस समय, रियलिटी थी, वो भी पढ़ने वाला बच्चा है, तो मैंने जैसे देखा मैंने कहा और 1173, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मन में सोचा, मैंने कहा कैसे यार पॉसिबल हो सकता है यार यूपीएससी आज तक इतना वैकेंसी नहीं दिया है, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया है। मैंने कहा यूपी यार पीएससी इतनी बड़ी वैकेंसी, मुझे तो विश्वास नहीं होता। लेकिन उसने कहा हाँ भाई हाँ। फिर मैं कहा ठीक है भाई, देखूँगा घर जाके। अब घर आके जब मैंने देखा तो 173 थी। तो खैर छोड़ो, तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, तो काफ़ी वो लगा कि यार 1173 तो यार बहुत होती हैं। तो 173 वैकेंसी थी, इसने अपना जो है ऑप्शनल चेंज कर दिया, है इसने। ठीक है बच्चे, यूपी पीएससी ने एक बहुत बड़ी सूचना बहुत दिनों पहले जारी करी अपनी नोटिफिकेशन में, जब इसने अपनी जो नोटिफिकेशन नहीं दिया था अपने मतलब फॉर्म भरने का, कि हमने जो है एक बहुत बड़ी सूचना हम दे रहे हैं आपको कि हम जो है ऑप्शनल ख़त्म कर रहे हैं। यूपी पीएससी ने कहा, आयोग ने कहा, लोक सेवा आयोग ने, कि हम ऑप्शनल को ख़त्म कर रहे हैं। जो हम लोग ऑप्शनल करते थे, जैसे मान लीजिए एक आईआईटी करने वाला बच्चा, एक साइंस साइड से, एक आर्ट साइड से, अलग अलग ब्रांच से आते थे, किसी की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी की केमिस्ट्री, किसी की बायोलॉजी, किसी का कुछ, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पकड़ होती थी वो अपना लेके पहुंच जाता था इस मतलब यूपी पीएससी में, और वो जो है अच्छे नंबर भी लाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये था कि यार एक अदर स्टेट का लड़का आता है और जो है वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, उसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छी पकड़ है, और वो आके यहाँ पे हम लोग की बाजी मार लेता है। तो कुछ लोग को निराशा हाथ लगती थी। तो उसी निराशा को ख़त्म करने के लिए आयोग ने क्या किया कि ऑप्शनल को हटा दिया। ऑप्शनल को हटाया, जैसे ही हटाया तो उसने कहा कि कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा लोगों को अंदर से अफवाह टाइप के बीच में आई, हमने भी सुनी कि वहाँ पे क्या है कि यूपी स्पेशल आ जाएगा। तो सच में दोस्तों आज इसका नोटिफिकेशन आया, आज इसने पूरी बात क्लियर कर दी, क्योंकि इसने एग्ज़ाम का फॉर्म तो
इसने एक हफ्ते पहले से भरना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि हम ऑप्शनल हटा के, मतलब ऑफिशियली चल रही थी बातें, दिमाग में चल रही थी, लेकिन सब लोग ऐसे मज़े मज़े में ले रहे थे, लेकिन ऑफिशियली आज इसने जारी कर दिया कि हम यूपी स्पेशल को ही अब लेंगे। मतलब GS 4, 5, 6 जो पेपर होगा ऑप्शनल का, उसकी जगह में हम लोग ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल की जगह में हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल को। चाहे यूपी स्पेशल की, चाहे हम लोग करंट की बात करें, योजनाओं की बात करें, चाहे उसके आर्थिक दृश्य की बात करें, भूदृश्य की बात करें, प्राकृतिक भूदृश्य की बात करें, चाहे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा 1 बाय 1 पूरी तरह से। प्रयागराज में गंगा नदी कहाँ पर मिली, कितना डिस्टेंस है, कितना प्रयागराज में कितना किलोमीटर तक गंगा नदी बहती, कितना किलोमीटर तक यमुना नदी बहती है, यमुना नदी के किनारे कितने ज़िले हैं यूपी के, कौन कौन से ज़िलों से बहती है, सारा कुछ आपको एक एक पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी यूपी PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेटी बांध लो, कमर कस लो, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी PSC, अब आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी स्पेशल। यूपी PSC में आप अगर SDM बनना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको 2 पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑप्शनल पेपर। लोगों को लगता है ऑप्शनल में मेरी अच्छी पकड़ है, मैं उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर करूँगा, 500 नंबर। तो आप दिमाग में रखिएगा कि आपको अब यूपी स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं यूपी स्पेशल पढ़ाने, बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, कंटेंट अच्छा मिले, तो मैं यूपी PSC का जो है जो इसका स्पेशल है, उसकी क्लास में अलग से एक नया बैच, मतलब जो जियोग्राफी का ही है, मतलब यूपी PSC में जो जियोग्राफी है उसको मैं लेके आऊँगा कि चाहे इसके स्ट्रक्चर की, चाहे इसका कहाँ कहाँ इसके पहाड़ हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, सारा कुछ यूपी का ही सिर्फ जियोग्राफी में पढ़ाऊँगा। मतलब अभी तक हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अब मैं पढ़ाऊँगा जियोग्राफी ऑफ यूपी। क्या पढ़ाएंगे? जियोग्राफी ऑफ, ऐसे करके हमारा रहेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जियोग्राफी ऑफ यूपी स्पेशल। तो इसकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द, क्योंकि इसका सिलेबस जारी हो चुका है। जैसे हमको इसका सिलेबस के बारे में पता चलेगा क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करने के बाद यूपी के सारी जियोग्राफिकल फैक्ट के बारे में, जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में, इसके कौन कौन से प्लेटिव हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अब श्योर 100% क्वेश्चन यहाँ से। अगर जियोग्राफी की बात करूँगा भाई, 2 पेपर होंगे ना, तो जाहिर सी बात है बच्चों आएगा, श्योर आएगा। तो याद रखना कि हम लोग जियोग्राफी का बहुत बड़ा पैक लेकर आने वाले हैं, यूपी स्पेशल जियोग्राफी का महाभंडार यूपी स्पेशल के लिए, यूपी PSC के लिए। तो यूपी PSC, यूपी वाले लोग तो बच्चों कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि आपको यहाँ पर सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, मैं गंगा नदी के बारे में फिर दोबारा डिस्कस फिर करूँगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो हम लोग चीज़ें इसके बारे में फिर अच्छे से जानेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो खैर छोड़ो दोस्तों, इसको तो हम पढ़ते रहेंगे और इसको पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया तो मैं अब इसको चीज़ें इसको मैं जो है पढ़ाऊँगा आपको। बस आप लोग का कोऑपरेट चाहिए, आप थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दिया करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो पढ़ने वाले हैं, जो यूपी PSC के लिए वाकई में डेडिकेटेड हैं, और अपने दोस्तों को बताइए। थोड़ा सा हेल्प, चैनल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है तो हमको खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे हमारे लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं। मतलब हम अगर बच्चों के लिए थोड़ा सा जागरूक हैं तो बच्चे हमारे लिए भी जागरूक रहेंगे। हाँ सर, हमारा अच्छा फीडबैक हमको चाहिए। फीडबैक से ये होता है कि बच्चे वाकई में हमारी वीडियो को पढ़ रहे हैं, वाकई में हमको जो है पसंद कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आ रहा है, इससे हमको खुशी मिलती है। अगर नहीं हमको आप बताएंगे फीडबैक तो हम कैसे, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लेकिन हम कर्तव्य तो करते ही रहेंगे। गर्मी है लेकिन फिर भी हम आपके साथ पढ़ा रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, एक टीचर की एक रिक्वेस्ट, चाहे जो भी समझिए आप, ये चीज़ याद रखिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ज़रूर से आके लाइक करिए, मैं कहता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमको अच्छा लगता है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, खुशी मिलती है, वो खुशी हमको चाहिए। बाकी मुझसे चाहे 10 लड़का पढ़े, चाहे 50 लड़का पढ़े, मैं अपने से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। कई बार होता है कि चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, लेकिन मैं फिर से उसी चीज़ को सही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता हूँ। तो ये मैं पहले बता दूँ ट्रिक क्या है कि राम नाम का एक लड़का है जो कन्नौज में रहता है। ठीक है, राम नाम का एक लड़का जो कन्नौज में रहता है। अब आजकल कोई नई चीज़ नहीं है कि किसी न किसी की जीएफ नहीं हो, सबकी अपनी अपनी जो है
एक दोस्त, अच्छी लड़की, गर्ल फ्रेंड, मतलब लड़की एक दोस्त होती है। तो इसकी राम की भी एक जो है गर्लफ्रेंड है, गोमती नाम है उसका। क्या नाम है? गोमती नाम है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, जो गाजीपुर में रहती है। भाई कन्नौज, गाजीपुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। फेसबुक पे का प्यार है, मिल गई गोमती, इनको मिल गई, गाजीपुर की है। अब क्या हुआ कि दोनों ने डिसाइड किया कि हमको जो है घूमने चलना है कहीं। तो इन्होंने कहा कि यार कहाँ चलते हैं? तो बोले कि यार हम लोग यूपी के थोड़ा सा पूर्वांचल के क्षेत्र से हैं, पूर्वांचल है ये ना, तो क्यों ना हम लोग बिहार चलते हैं, थोड़ा सा बोध गया वगैरह घुमाते हैं, गया वगैरह चले जाते हैं उधर, राजगृह भी घुमाते हैं। तो बोले ठीक है, गौतम बुद्ध की नगरी चलते हैं। तो ये लोग क्या किए कि चलो ठीक है। तो गोमती गाजीपुर से थी, दोनों आए। छपरा से ट्रेन पकड़ना था, लेकिन छपरा से जब ट्रेन पकड़ने लग बैठे तो इन्होंने कहा नहीं, हम घाघरा खरीद लेते हैं। छपरा से घाघरा खरीद लिए, छपरा में रुके। छपरा एक ज़िला है बिहार का, वहाँ से इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घाघरा ले देता हूँ। घाघरा चुनरी नहीं होता है जो, घाघरा ले देता हूँ छपरा से, और तुम इसको पहन लो। कौन बोलता है? राम बोलता है गोमती से, ठीक है। पार से ले लीजिएगा चीज़ें को। अब जब छपरा से घाघरा ले दिया इसने, तो ट्रेन चल दी वहाँ से। अब पटना पहुँचती है तो क्या होता है कि ट्रेन में थोड़ा सा एक ज्वेलरी बेचने वाला आता है। पटना में सोने चीज़, मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि कभी ट्रेन में कोई ज्वेलरी बेचने वाला पहुँच जाए, आप सोना खरीद लें। तो वैसे कुछ पटना जैसे ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ पे एक आदमी चढ़ता है, वेंडर रहता है, वो ज्वेलरी का कुछ सामान बेचता है, सोने टाइप का दिखता है। तो पटना में सोने का सामान कोई बेचने आता है, तो ये जिद करती है कि मुझे सोने का थोड़ा सा एक झुमका ही दिला दो। तो राम बोलता है चलो अच्छा ठीक है यार, दिला देते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी ना फिर। अभी जो है, अभी भी तो गर्लफ्रेंड बनी, हम लोग घूमने जा रहे हैं बिहार, अभी तो दिक्कत हो जाएगी। तो पटना में जो है रुकते हैं, वहीं पे सोने का सामान उसको जो चाहिए खरीदते हैं। लेकिन इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो है हाजीपुर में पहुंचते हैं। हाजीपुर में इसके जो है, हाजीपुर में अब यहाँ से ट्रिक क्या बन सकती है दोस्तों? मैंने तो ट्रिक ऐसे बनाई नहीं थी, मैं आपके लिए बता रहा था। तो पटना में सोने का सामान लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर हाजीपुर में जब पहुँचता है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाजीपुर जैसे पहुँचते हैं तो हाजीपुर में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर वहाँ से आ जाते हैं। क्या आते हैं? फैमिली मेम्बर मिल जाते हैं। हाजीपुर में इसका कोई पारिवारिक आदमी से रहा होगा, तो वो क्या करता है, हाजीपुर में मिल जाता है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाजीपुर में गड़बड़ हो जाती है। जब हाजीपुर में गड़बड़ हो गई तो तुरंत ट्रेन चल रही होती है, हाजीपुर के आगे निकली तो वहाँ पे भागलपुर पड़ता है। हाजीपुर के आगे क्या पड़ेगा? भागलपुर पड़ेगा। तो जैसे ही हाजीपुर में गड़बड़ हुआ, ये भागना स्टार्ट कर देता, कोसों दूर भाग जाता है उससे, कि फैमिली मेम्बर से। अब ऐसा ही प्यार बचा है कि बस थोड़ा सा डर भाया नहीं तो भाग गया, लड़की छोड़ के भाग गए कि भैया कहाँ फंसना नहीं है, यानी मार खाएंगे, बहुत डंडा लाठी चलेंगे। अगर अभी यहीं पे यूपीएससी IAS अधिकारी होता तो फैमिली मेम्बर, अरे बेटा ठीक है कर लो शादी, ले जाओ। हमने तो पहले कहा था ना कि ये जो है आप ही शादी कराना है, तो ये ज़्यादा किएगा, पहले पढ़ लो और जो है मस्त नौकरी कोई पा जाओ। इसके बाद जो है उन फैमिली मेम्बर के पास जाके बोलो कि नहीं भैया हमको जो है आपकी जो है बिटिया पसंद है, जो है हम शादी करना चाहते हैं, हम लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से मिले जुले हैं, मतलब घुल मिल गए हैं, दोस्त अच्छे हैं। आई लव हिम, सी लव हिम। तो ये चीज़ें याद रखना। तो भाग जाता है भागलपुर। वहाँ से फिर जैसे ही हाजीपुर में गड़बड़ होता है, ये भागने लगता है, कोसों दूर भाग जाता है, कोसों दूर भाग जाता है। यहाँ तक याद होगा कि भागलपुर में कोसी नदी है, कोसी नदी मिलती है आगे गंगा से। फिर मालदा में महानंदा में जाके ये रुक जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा ट्रिक कोई बना लीजिएगा आप। तो मालदा महानंदा, यहाँ पे ऐसे करके मालदा महानंदा, माँ से महानंदा, माँ से मालदा, तो मालदा महानंदा। तो ऐसे करके आप ट्रिक को थोड़ा सा समझिएगा कि राम कन्नौज में रहता है, गोमती को लेके गाजीपुर गया, गोमती जो गाजीपुर में रहती है, दोनों का फेसबुक का प्यार है। इसके बाद वो छपरा पहुँचते, छपरा में स्टेशन पहुँचते हैं, जैसे उसे घाघरा लेने का मन करता है, घाघरा दिलाता है। घाघरा के बाद जब वो ट्रेन पटना पहुँचती है, वहाँ लोग रुक जाते हैं, घूमते टहलते हैं, तो वहाँ पर सोना उसको दिखता है, सोने का सामान ज्वेलरी दिला देता है, पटना में सोने का सामान दिला देता है। जब सोने का सामान दिला दिया तो हाजीपुर में उसके फैमिली मेम्बर मिल जाते हैं, जिससे कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाजीपुर में गड़बड़ हुई, गड़बड़ होने से राम
भाग जाता है, कोसों दूर भाग जाता है, भागलपुर से कोसी नदी भाग जाता है, फिर मालदा में जाके महानंदा में नहा लेता है। तो मालदा महानंदा में नहा लेता है। तो ऐसे करके ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा सा लगा होगा आपको, लेकिन ऐसे करके आपको ट्रिक इसलिए बताया कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। बाकी आप इसे पार्सली लीजिएगा, ज़्यादा आप इसको डीप में मत लीजिएगा। आप इसको थोड़ा सा ये नहीं लीजिएगा कि सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बस एक मैंने आपको बताया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि सर मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ, मैंने आज तक कुछ ऐसा किया नहीं, मेरी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मतलब दोस्त नहीं है, मैं लड़की से कभी बात ही नहीं करता। ऐसा कोई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि आप एक नए हैं। चीज़ें सबके साथ होती, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, तो उसको पार्सली लीजिएगा, ज़्यादा उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बात और है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा जो हमको देख रहा हो, जो हमको सुन रहा हो, या हमें जो पढ़ेगा, हमारी वीडियो को देखेगा, गंगा नदी में कोई आज तक ऐसा है जो गंगा नदी पावन नदी पर स्नान नहीं किया हो। गंगा स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, सब लोग गंगा स्नान जरूर किए होंगे, लेकिन जिसने स्नान नहीं किया आज तक गंगा नदी पर, वो हमको कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमने आज तक सर गंगा स्नान ही नहीं किया है, या हम गंगा नदी का नाम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो हमारा जो, तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि भारत में इतनी बड़ी संस्कृति में कौन ऐसा शख्स है जो नहीं जानता। वैसे फ़िलहाल तो सारा कुछ सब लोग जानते होंगे, कुछ ना कुछ इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में सबको कुछ ना कुछ पता ही होगा। तो अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए, अगर कोई ऐसा चलता फिरता अजीब इंसान मिलता है या दिखे आपको, तो हमको बताइएगा कि आपको ऐसा है, आपने नहीं किया, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बात को भी। अब यहाँ तक मैंने गंगा नदी के बारे में बता दिया। आगे आता हूँ। गंगा नदी की जो लंबाई है, सबसे नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसके दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी आती है, या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत में इसकी लंबाई, बस बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की लंबाई को नहीं जोड़ा गया है। बांग्लादेश में जाती है इसकी लंबाई को नहीं जोड़ा गया। सिर्फ भारत में इसकी जितनी लंबाई, जितनी दूर तक बहते हुए जाती है, उसकी लंबाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ग्लेशियर से 3900 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर होता है। भागीरथी नदी पर सबसे पहले सियांग गंगा नदी झाला के पास, झाला एक स्थान है उत्तराखंड में, मतलब वही नॉर्थ साइड में झाला एक स्थान है जहाँ पर सियांग गंगा, याद रखना, गंगा को पहले भागीरथी नदी कहा जाता है। उसमें एक नदी मिलती है सियांग गंगा, क्या नदी नाम है, सियांग गंगा, जो उसकी प्रथम सहायक नदी होती है, जो झाला में आके भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी मतलब गंगा नदी से मिलती है। फिर भागीरथी पर पहली नदी ये मिलती है, पहली। दूसरी नदी मिलती है भीलांगना, टिहरी, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करता है, भीलांगना नदी किससे मिलती है, भागीरथी नदी से मिलती है। मतलब भीलांगना नदी जो है भागीरथी नदी की दूसरी सहायक नदी है, जो टिहरी के पास मिलती है। किसके पास मिलती है, टिहरी के पास मिलती है, याद रखिएगा। तो भागीरथी की दो सहायक नदी हो गई, सियांग गंगा, भीलांगना। सियांग गंगा झाला के पास मिलती है, भीलांगना टिहरी के पास भागीरथी पर मिल जाती है, मतलब भागीरथी की सहायक नदी है। इसके बाद आगे आते हैं। भागीरथी नदी मैंने बताया, एक मिनट, भागीरथी नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा, दो नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, और ये नई नदी जो बनती है, नया जिसका नाम हो जाता है गंगा नदी हो जाता है। बहुत अच्छा दृश्य रहता है, क्या मनोरम दृश्य है, आप देखिएगा, सर्च करिएगा, बहुत अच्छा दृश्य है, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, दोनों का अलग अलग जल रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसका अफवाह तंत्र जो फैला हुआ है 8.6 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका अफवाह तंत्र का। हरिद्वार के निकट यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी कहाँ पर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार यूके में बहुत बड़ा हरि की पौड़ी फेमस स्थान है। जैसे हमारे वाराणसी की गंगा आरती फेमस है, वैसे ही उत्तराखंड में जो है हरिद्वार में गंगा आरती फेमस है। जो कुंभ मेला लगता है 4 जगह पर, वहाँ पे हरिद्वार का भी नाम है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 4 जगह कुंभ लगता है, उसमें हरिद्वार का भी नाम है, याद रखिएगा। हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अब मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ, कहाँ से कैसे मुड़ जाती है। पहली बार जब गंगा नदी ऊपर से मान लीजिए निकलती है गंगोत्री से,
तो पहले दक्षिण की ओर आती है, ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो पहले नदी दक्षिण की ओर आएगी, दक्षिण की ओर पहली बार इसका डायरेक्शन मूव करता है, पहली बार दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद नदी दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, तो ऐसे करके नदी मुड़ती है दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। पहली बार जब डायरेक्शन इसका मुड़ती है, नदी दक्षिण निकलती है गंगोत्री से, तो ये क्या कर देती है, दक्षिण की ओर निकलती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर इसका हल्का सा मतलब इस बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पत्थर कंकड़, बड़े पहाड़ियाँ हैं, उनको काटती नहीं, बगल से रास्ता बना के निकल जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना कि यह नदियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई बाधा आ जाए, कोई बहुत बड़ी रुकावट आ जाए, तो उसके बगल से रास्ता बना लो, लेकिन उस रुकावट पर अपना समय व्यस्त ना करें, उस रुकावट पे अपना लड़ाई झगड़ा ना करने लगें कि उसी में उलझ जाएं और अपना समय बेकार कर दें। तो नदी हमें बताती है। फिर आगे चल के फिर इसको एक रुकावट मिल गई, तो क्या कर देती है, फिर इसका डायरेक्ट जैसे कि दक्षिण पूर्व की ओर था, अब सीधा पूर्व की ओर बहने लगती है। फिर ये क्या कर देती है, थोड़ा सा हल्का सा बेंड फिर होती है और ये पूर्व की ओर बहने लगती है, पूर्व की ओर, ठीक है। जब पूर्व की ओर बहती है जैसे, फिर ये फरक्का बैराज के पास पहुंचती है, फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो 3 बार इसका जो है डायरेक्शन 4 बार चेंज होता है। पहला बार यहाँ से, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार और फिर चौथी बार। 4 बार डायरेक्शन को बदलती है अपनी नदी, लेकिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचती है। यह नहीं कि यहीं पर रुक जाए, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचती है। इसका लक्ष्य कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल को पूरी तरह से पहुंचाना, ठीक है ना। बंगाल में ही मेरा मुहाना है, ऐसा सोच के आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अंत में ये पूर्व की ओर मुड़ती है, मतलब दक्षिण की ओर भी मुड़ती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि भागीरथी में सियांग गंगा भागीरथी की सहायक नदी है, जो झाला के पास मिलती है। इसके बाद भिलांगना नदी जो टिहरी के पास मिलती है, ठीक है। भिलांगना नदी जो है टिहरी के पास मिलती है, भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब भी आप गंगा नदी की बात करते हैं तो आपको लगता है ऊपरी गंगा क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र और निचली गंगा क्षेत्र, 3 क्षेत्रों के नाम आते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ऊपरी गंगा क्षेत्र की जब भी बात करूंगा मैं, तो ये गौमुख जहाँ से गंगा नदी निकलती है, मैं नहीं गया वहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ पे कई सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें से सच में गंगा नदी जब निकलती है तो उसका पानी ऐसा रहता है, लगता है दूध की समान है, गौमुख, ठीक है। तो उसे गौमुख बोलते हैं, जहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, वो गौमुख बोलते हैं। तो गौमुख हरिद्वार कहाँ पे पड़ता है बच्चे, गौमुख हरिद्वार में पड़ता है ऊपरी नदी। तो हरिद्वार नहीं पड़ता, मतलब उत्तर में पड़ता है। तो मतलब जो ऊपरी गंगा क्षेत्र का जो विस्तार है गौमुख से लेके हरिद्वार तक है, मतलब 294 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो कहलाता है गौमुख से हरिद्वार तक का, वो ऊपरी गंगा क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद मध्य गंगा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, ये हरिद्वार से लेके वाराणसी तक, हरिद्वार से लेके वाराणसी यूपी तक सबसे लंबा रूट होता है ये मध्य गंगा का क्षेत्र, जिसमें प्रयागराज भी आता है। 1082 किलोमीटर मतलब 1082 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है मध्य गंगा क्षेत्र होता है। इसके बाद निम्न गंगा का क्षेत्र, ऊपरी मध्य निम्न, निम्न गंगा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, वाराणसी से लेके कोलकाता तक, वाराणसी से लेके कोलकाता तक इसका निम्न गंगा का क्षेत्र होता है, निम्न गंगा का क्षेत्र होता है। वाराणसी से लेके कोलकाता तक निम्न गंगा का क्षेत्र होता है। इसकी लंबाई होती है 1134 किलोमीटर, 1134 किलोमीटर। याद रखिएगा कि सबसे निम्न, सबसे लंबा विस्तार निम्न गंगा का क्षेत्र होता है। इसके बाद मध्य गंगा का क्षेत्र होता है, फिर इसके बाद ऊपरी गंगा। तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग को जी ये भी पता होना चाहिए कि ऊपरी गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मध्य गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और निम्न गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वनडे एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्न गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 4 ऑप्शन दे दिए या कथन निष्कर्ष में पूछ लिए, या आप कहीं मान लीजिए सब्जेक्ट मतलब राइटिंग कर रहे हैं और यहाँ पूछ लिएगा कि वर्तमान में गंगा की क्या विशेषता है। दोस्तों थोड़ा सा पानी इस समय ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे गैप नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा ये भी रेस्ट नहीं करना है कि बच्चों थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि चैप्टर बढ़ता ही चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स बीच में आ भी जाती हैं। कई बार होता है कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ख़त्म ही नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट बचे ना जो बच्चों एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट और चीज़ बची हैं,
उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। इसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर आगे आके हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। मैप कैसा भी हो समझ में आना चाहिए कि भारत का मैप है दोस्तों। यहाँ से गंगा नदी निकलती है ऐसे करके, यहाँ पे बंगाल के पास पहुँच चुकी हैं। अब क्या करना है दोस्तों कि ये बंगाल के पास मान लीजिए फरक्का बैराज है यहाँ पे, ठीक है। क्या है? फरक्का बैराज है। अब फरक्का बैराज के पास बच्चों जैसे गंगा नदी पहुँचती है, यहीं से बंगाल है, बांग्लादेश है यहाँ पे, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश में अपने जल को, बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में जो है प्रवेश करने से पहले फरक्का बैराज के पास ये 2 भागों में बंटती है। मतलब जो इधर की ओर भाग जाएगा बाद में यहीं पे मिलेगा आके, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये भी अपना जल छोड़ेगी नदी, हुगली नदी कहलाती है। और ये नदी जो यहाँ पे प्रवेश कर गई है यहाँ पे, ये कहलाएगी पद्मा। यही गंगा नदी है, याद रखिएगा, पद्मा कहलाएगी, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे चीज़ें जो है, यहाँ से जब एक नदी यहाँ पे ऐसे करके आएगी, ये भी यहाँ पे मिल जाएगी आके, ठीक है। पद्मा हो गई है। तो ये नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी थी, मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही था कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे जब प्रवेश करेगी तो ये क्या कहलाएगी? जमुना, जमुना नदी, ठीक है। अब जमुना नदी आगे बढ़ के आएगी, ये मेघना कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? मेघना। और यहीं पे जो है ये डेल्टा का निर्माण करेगी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगी। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन क्यों नाम दिया गया इसका? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पादप पाए जाते हैं। हुगली नदी बाद में आके ये भी यहाँ पे अपना जल छोड़ देती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो याद रखना चीज़ें। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, याद रखिएगा, दामोदर, दामोदर बंगाल का शोक बोलते हैं इसे, बंगाल का शोक बोलते हैं। थोड़ा खांसी आ रही है, कोऑपरेट करिएगा। तो हुगली नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, सॉरी दामोदर नदी को। तो यहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नामक पादप पाए जाने की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब यह जो है एक जैव विविधता वाला क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो जल की लवणता है, जल में जो लवण मतलब साल्ट की मात्रा 70% होती है। यहाँ पे कितनी है? क्योंकि यहाँ नदियों का जल मिलता है आके, तो जहाँ पर नदियों का जल मिलता है वहाँ पे लवणता जो रहती है, मतलब साल्ट जो रहता है, साल्ट का एक परसेंटेज रहता है, वो कम हो जाता है क्योंकि नदियों का जल आता है। तो यहाँ पर 70% रहता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है, तो ठीक है। तो जो अगर मैं डेल्टा की बात करूँगा तो 1/3 में प्लस 2/3, तो 2/3 भाग जो है बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और 1/3 भारत के अंतर्गत आता है, डेल्टा वाला क्षेत्र। तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। 1984 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। सुंदरी नामक पादप की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। 2/3 पार्ट बांग्लादेश में आता है, 1/3 पार्ट भारत में आता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये भी याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल क्या है? विश्व में सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कहलाता है। विश्व में सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। इसका क्षेत्रफल है 9630 किलोमीटर, 9630 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल ये है 9630 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एक क्षेत्रफल भी है। तो आशा करता हूँ मैंने यहाँ तक आपको चीज़ें बता दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। और अब ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे गंगा नदी पर नहीं बचा है। अगर बचा है तो अगली क्लास हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्द, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा नदी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में जानेंगे। और इसके बाद यमुना उसकी सहायक नदी है, घाघरा, कोसी, गंडक, सारी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो गंगा उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस क्लास चैप्टर कल ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ हैं
वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें भी पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा अपवाह तंत्र का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सिंधु नदी का था, सिंधु नदी से बड़ा भी गंगा नदी का अपवाह तंत्र था, और उससे छोटा रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। और फिर जब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्यतः 3 नदियाँ हैं, लेकिन उसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, क्योंकि हम उसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत कम जान रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ें पूरा चैप्टर। आज हम लोग तकरीबन 1 घंटे क्लास कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग थोड़ा सा क्लास बढ़ा दिए, आपको अच्छा लगा होगा, आप क्लास का आनंद लीजिएगा, क्लास पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले थोड़ा गले में खराश है, तो क्लास को ख़त्म करने से पहले बच्चों आज के एक छोटे से मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको। तो घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके, मगर जो यहाँ फिर से उड़ सके वही जिंदा है। तो दोस्तों कोई अपनी नहीं बोल सकता कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम बिना प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम पर ओवरकम करना है, प्रॉब्लम पर जीत हासिल करनी है, प्रॉब्लम से हारना नहीं है, प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हावी हो जाए और जो है हम रास्ते से हट जाएं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, या हम जिस मुकाम के लिए आगे बढ़ रहे थे उसको छोड़ के हम लोग घर में बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही ज़िंदा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए और आप आगे बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।